एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई आप क्लास 9th का साइंस का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है भाई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या है इस चैप्टर में? अरे मजेदार तरीके से बताऊंगा, एक भी ऐसा डाउट नहीं जो आपको बच जाए। अब तो विश्वास हो ही गया होगा ना, 2 चैप्टर पीछे पढ़ के बैठे होगे ना भाई। यानी कि पीछे अगर चैप्टर पीछे पढ़ के बैठो तो कोई भी इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हो कैसा पढ़ाता हूं, मजा आ जाएगा। इस चैप्टर में अगर आप ठहर गए तो एटम और मॉलिक्यूल की कहानी मस्त हो जाएगी। अब आप में से काफी लोगों ने बताया कि अगर आप वन शॉट कराते तो चैप्टर की जो लेंथ है ना काफी लंबी हो जाती, मजा नहीं आता। तो इसको आप छोटे छोटे सेगमेंट में बनाइए, छोटे छोटे वीडियो का सेगमेंट बना के दीजिए, मजा आ जाएगा। तो भाई जैसा जैसा आप कहेंगे वैसा वैसा कराऊंगा। तो आज एटम और मॉलिक्यूल चैप्टर की एक झलक दिखाऊंगा, चैप्टर है क्या है ना, इस क्या क्या करने वाले, थोड़ा सा एजेंडा देख लेते हैं, फिर चैप्टर के अंदर देखते हैं। जैसे इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले भाई, एटम की थोड़ा स्टोरी समझेंगे, इस एटम के बारे में किसने डिस्कवर किया। अच्छा मजे वाली बात ना, बेस्ट पार्ट ये है कि एटम को डिस्कवर करने वाला मतलब सबसे पहले कोई एक लाइन एटम के बारे में बोलने वाले जो साइंटिस्ट थे ना, मतलब साइंटिस्ट कह लो या फिर उनके बारे में जो जानकारी रखते थे ना, एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया था लेकिन सबसे पहले किसी ने, एक इंडियन ने कहा था एटम के बारे में कोई बात, मजा आएगा। तो भाई एटम के बारे में थोड़ी मोटी जानकारी देंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो में हम करने वाले उसमें आपको मैं बताऊंगा किसके बारे में, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सर कुछ नहीं आता, अरे टेंशन को समझाऊंगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम 2 लॉ पढ़ेंगे, एक तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे और एक लॉ यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। इन दोनों को बातों को हम एकदम डेप्थ में जाएंगे। इतना आज वीडियो का यानी कि क्या रहेगा, यानी कि वीडियो में इतनी हम लोग चीजें बात करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम तुमको बताएंगे डाल्टन एक्सपेरिमेंट, डाल्टन के कुछ एक्सपेरिमेंट थे उसके बारे में बताएंगे। तो चलो और पहले हम यहाँ पे जितनी बातें आज हम आपसे वादा कि इतनी बातों में खरा उतरते, इतनी बातें हम आपको प्यार से सिखाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं भाई एटम। भाई एटम, एटम चैप्टर का नाम क्या है, ये कहानी लगा है। देखिए अब ये जो एटम वर्ल्ड है ना, ये जो एटम वर्ल्ड है यानी कि जो एटम शब्द है, ये कहां से आया, किसने इसके बारे में सबसे पहले कुछ भी बोला हो, ऐसे थ्योरिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल, किसने सबसे पहली बार इस पर कुछ भी बोला होगा, यानी आओ समझते हैं। देखिए भैया कहानी क्या है, कहानी बस यही है जो आप समझ पा रहे हैं। कहानी कुछ ऐसी है, ध्यान से देखना, काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता चलेंगी यार। देखिए ध्यान से यार, एक एंशिएंट इंडियन फिलोसफर हुए हैं, एंशिएंट इंडियन फिलोसफर, आई थिंक मुझे बोलने को सकता नहीं, आप समझ गए होंगे। एंशिएंट यानी कि इंडियन फिलोसफर हुए जिनका नाम है भाई महर्षि यानी कि कणद, कनड। अब ये यानी कि अराउंड 500 बीसी की बात है। महर्षि कनड ने क्या बताया भाई, यार इन्होंने क्या क्या सबसे पहली चीज इन्होंने कुछ डिस्कवर किया था, क्या बताया था, फर्स्ट प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ इनडिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। यार ये जो मैटर, देखो हमारे आसपास जो भी चीज है मैटर से बनी, दुनिया में कोई भी चीज वो मैटर से बनी है। तो अब लोग समझना चाहते हैं कि अगर मैटर को, ये जो मैटर है इसका हम इसको डिवाइड करें, हम इसको क्या करें, डिवाइड करें, तो ये किससे मिलकर बना, किसके अंदर, इसके अंदर एकदम अंदर तक जाते हैं तो एकदम लास्ट में हमें क्या मिलेगा, तो उसे बुलाते हैं इनडिविजिबिलिटी। तो मैटर को लोगों ने डिवाइड किया, डिवाइड करने में सबसे पहले किसी नाम आता है तो महर्षि यानी कि कनड का आता है। अब इन्होंने सबसे पहले अपना एक आइडिया रखा था इस मैटर के बारे में, क्या रखा था ये देखते हैं क्या रखा था। इन्होंने कहा, क्या कहा, सेड दैट इफ वी कीप डिवाइडिंग मैटर, इन्होंने कहा कि अगर कोई मैटर, चलो एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने कहा कि ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई क्ले है, क्ले यानी कि कोई मिट्टी का एक टुकड़ा है, यानी हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्ले ले लिया, एक मिट्टी का टुकड़ा ले लिया, तो ये क्या हो गया, एक मैटर हो गया। अब कह रहे हैं इसको मैं डिवाइड करते चला जाऊं, मैंने कि इसको क्या किया, पहले मैंने छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया, फिर इसको और डिवाइड किया, इससे छोटे छोटे पार्टों में, फिर इससे छोटे पार्टों में डिवाइड किया, अब और छोटे पार्टों में इसको डिवाइड करना है ना। अब समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, अगर मैं इसको डिवाइड करते चले जाऊं, डिवाइड करते चले जाऊं, तो है ना कि कहीं ना कहीं तो ये रुकना चाहिए ना, जिसके बाद ये डिवाइड ना हो, कहीं ना कहीं तो जाके खत्म हो जाना चाहिए ना, ये डिवाइड ना हो। ये हमारा मैटर था, तो मैटर को हम डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, यार कहीं ना कहीं तो खत्म होना चाहिए ना, तो कहां खत्म हो सकता है, ये कहानी चल रही है। तो क्या बता रहे हैं कि वी कीप डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं, जिसको हम पदार्थ उन्होंने नाम दिया, तो कह रहे हैं स्टेज विल कम, एक स्टेज आएगी, एक पोजिशन आएगी, एक अवस्था आएगी, व्हेन वी विल गेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कह रहे हैं कि जहां पे हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल के पहुंच जाएंगे, स्मॉलेस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल के पे पहुंच जाएंगे, यहां तक आ रहा है ना, यानी कि यहां पे हम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे पहुंच जाएंगे अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं। और कहा कि व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जब हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे पहुंच जाएंगे ना, तो इनके हिसाब से क्या है कि अब इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसको आगे फर्दर क्या है भाई, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना।
ही नेम्ड दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आया है ना, इसको इन्होंने नाम दिया भैया परमाणु। ये क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। यहाँ प्राणु लिख गया है, यानी कि परमाणु नाम दिया कि ये जो भैया स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम परमाणु बोलेंगे। यहाँ पे लिखा है, यानी अंग्रेजी में लिख देते हैं, यानी कि इसको नाम क्या दिया भाई? इंडियन थे तो इन्होंने हिंदी में नाम दिया पड़, यानी कि मारू नाम दिया। ठीक है ना? तो ये इन्होंने नाम दिया, मतलब इनके हिसाब से क्या है कि अगर मैटर को हम डिवाइड करते जाए तो एक ऐसी स्टेज पे हम पहुंचेंगे जहां पे मैटर क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचेगा। अब इसके बाद को आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को परमाणु नाम दिया। ये सबसे पहली बार इस एटम, अरे भाई बहुत बड़ी कहानी है, जितनी एडवांस साइंस है इसी से होकर गुजरी है। ये बेसिक था, सबको समझिए। तो यानी सबसे पहली बार यानी परमाणु के बारे में इस महर्षि कनट जी ने कुछ बताया था। ये 500 के बीसी के आसपास थी। आई थिंक इनकी स्टेटमेंट समझ में आ गई कि इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी मैटर दुनिया में आसपास कोई भी चीज को अगर तुम तोड़ते जाओ, डिवाइड करते जाओ, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर इसको आगे यानी कि डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचेगा। और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या दिया गया भाई? उसका नाम दिया गया परमाणु। इतनी बातें क्लियर है यार? इतनी बातें क्लियर है यार? बहुत है, बढ़िया। अब इसको स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लिया, वेरी गुड। अब देखिए ये जो इसके कुछ की पॉइंट देखते हैं इनके, यानी इन्होंने जो महर्षि कनट ने यानी कुछ बताया, इसके कुछ की पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले क्या है, अब जो इन्होंने कुछ बातें बताई उसके बारे में सुनो ध्यान से। इन्होंने कहा बिलीव्ड मैटर इज मेड ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल। इन्होंने कहा कि कोई भी मैटर जो है ना, वो टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना है। टाइनी मतलब बहुत छोटे, इंडिविजुअल मतलब आप देख नहीं पाओगे, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बना जिनको आप देख नहीं सकते। ये किसकी बात चल रही? महर्षि कनट ने हमें बताया। आगे लिखा दिस आइडिया वाज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी नॉट एक्सपेरिमेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है यार, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अब भाई थोड़ा सा विद्वान थे तो इन्होंने क्या किया, केवल फिलॉसफी के आधार पर अपनी थ्योरी केवल दी है, इस पर इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ये बात समझने वाली है कि इनका कोई इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं आया कि लैब में जाके एक्सपेरिमेंट किया तब बताया कि भाई कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा उसे परमाणु बोलेंगे। एक्सपेरिमेंट से नहीं बताया, इन्होंने ओरली बोल दिया अपने विचारों से कि ऐसा ऐसा होता होगा। ये ध्यान रखना कि इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो यानी कि अब तो तुम जानते हो यार, आज के समय में जब तक कोई एक्सपेरिमेंटली कोई चीज प्रूवन नहीं हो जाती तब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना। तो ये बात हो गई भैया किसकी? महर्षि कनट की। अच्छा, इसमें एक यानी कि लोग और आए भैया, एक इंडियन फिलोसोफर और आए, है ना, यानी कि सत्यायमा लिखा, इसको आप सत्यायन बोल सकते हो। सत्यायमा ने क्या बताया? एक यानी कि और यानी कि इंडियन फिलोसोफर आए, इन्होंने इनके हिसाब से क्या था, इन्होंने कुछ नहीं किया, एक्सटेंडेड कनट यानी कि आइडिया, यानी जो कनट जी का जो आइडिया था, महर्षि जी का जो आइडिया था, बस इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड किया है, थोड़ा सा एक्सटेंड किया। क्या एक्सटेंड किया वो देखते हैं। प्रपोज्ड दैट दीज पार्टिकल, इन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, जिससे मिलकर यानी कि एटम बना हुआ है, जिसको परमाणु नाम दिया, यूजुअली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। कह रहे हैं, समझो अभी पीछे स्टोरी में गए थे वो मिटा दिया शायद। ये देखो, जैसे मान लो ये मैटर है, बात समझना, ये क्या है भाई? मैटर है। तो इनके हिसाब से कोई मैटर क्या है, जैसे मान लो ये हिस्सा मैटर, ये मान लो ये हिस्सा कोई मैटर का है, तो इसको तोड़ते चले जाए, यहां तोड़ा है ना, इसके बाद इसको और तोड़ा तो एक छोटे छोटे पार्टिकल बने, और तोड़ा तो हमारे पास एकदम हल्के इसके बने और बने। तो कह रहे हैं तो ये वाला हिस्सा है ना, इस वाले हिस्सा को क्या बोला भैया? स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला, और इसको कहां नाम दिया बेटा? परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। अब इसके बारे में पता क्या बोल रहे हैं ये भैया? क्या बोल रहे हैं ये? क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि जो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, कह रहे हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी रहते हैं किसमें? कंबाइंड फॉर्म। ऐसा नहीं कि सेपरेटली पड़े हैं, मतलब कि जैसे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये तो इनविजिबल है इनके हिसाब से, लेकिन फिर भी क्या है? ये कंबाइंड है, यानी साथ में केमिकली मिले हुए हैं, मतलब इनको आप अलग नहीं कर सकते इतनी आसानी से। कंबाइंड है वो पार्टिकल्स, वो स्मॉल पार्टिकल क्या भाई? कंबाइंड है, और गिविंग राइज टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर, है ना, जो कि क्या है भाई? ये मैटर को क्या देते हैं? उसका अपना एक फॉर्म देते हैं, मैटर का रूप तैयार करते हैं। ये किसके हिसाब से भैया? ये है सत्यायमा के हिसाब से है, इन्होंने ये बातें बताई। देखो ये बातें बताई, लेकिन ध्यान रखना अभी भी इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एवरीथिंग ओरल है भाई सब कुछ। चलो स्क्रीनशॉट लोगे, जल्दी से ले लिया। अब इनके कुछ की पॉइंट देखते हैं इनके, यानी कि इन्होंने जो मतलब बातें बताई इनके हिसाब से। द फर्स्ट आइडिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टू फॉर्म सब्सटेंस, सबसे पहली बार किसी ने आइडिया दिया इसके बारे में कि एक सब्सटेंस, एक पदार्थ, एक यानी मैटर कैसे यानी कि फॉर्म होता है।
है ना, पहली बार किसी ने बताया था। अगली बात क्या है, नो एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रूफ, आइडिया वाज फिलोसफिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका भी कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था कि लैब में बैठ के हमारी तुम्हारी तरह एक्सपेरिमेंट कर रहे होते। इनके उस समय तो था नहीं यार, इनका बस क्या था भाई, आइडिया वाज फिलोसफिकल, फिलोसफी में चलते थे, दार्शनिक लोग थे, तो इन्होंने सोचा कैसा होता होगा, बस इतना ही था। चलिए, तो अब अगला भैया साइंटिस्ट आते हैं, है ना, ग्रीक फिलोसफर आते हैं जिनका नाम है डेमोक्रिटस और यानी कि ल्यूसिपस। अब ये ल्यूसिपस लोगों ने क्या बताया भाई, डेमोक्रिटस ने क्या बताया, आओ, लिखा है अराउंड द सेम टाइम 500 बीसी के आसपास, यानी महास्कंद ने बताया था अराउंड द सेम टाइम, उसी के आसपास ये भी कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, इनकी डिस्कवरी क्या है पहले देख लेते हैं। लिखा है गिव सिमिलर व्यू एज इंडियन थिंकर, इंडियन थिंकर, जैसे हमें इंडियन लोगों ने बताया, महास्कंद ने बताया, है ना, ये जितने दो लोगों ने मिलकर जो बातें बताई उसी के हिसाब से सिमिलर व्यू है इनका। मतलब इनके हिसाब से भी क्या है कि जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको परमाणु नाम दिया, जो कि इनडिविजिबल है, आगे नहीं जाएगा, आगे इसको आप पार्ट यानी पार्ट नहीं बना सकते हैं। क्या कहा इन्होंने, सेड दैट मैटर इज मेड अप वेरी टाइनी इनविजिबल पार्टिकल, वही बात इन्होंने बताया कि एटम जो मैटर होते हैं बहुत ही टाइनी इनडिविजुअल पार्टिकल से बने। टाइनी मतलब कि छोटे छोटे, इनडिविजुअल मतलब दिखाई नहीं देंगे पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे न दिखाई देने वाले पार्टिकल को मिला करके इन्होंने मैटर का निर्माण किया। ये इनके हिसाब से स्टोरी चल रही है, इन्होंने यही बताया। यहां लिखा है डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज टाइनी पार्टिकल एटम, बस इन्होंने केवल एक काम बढ़ा दिया, इसको इन्होंने इस स्पेलिंग से यानी क्या किया, उच्चारण बताया। इंडियन थे तो उस समय अंग्रेजी का उन्होंने मतलब हिंदी में सब कुछ बताया कि परमाणु कहा, इन्होंने परमाणु का ट्रांसलेशन कर दिया, एटमोस कहा, जिसे बाद में यानी शॉर्ट फॉर्म में एटम कहा गया। तो इस एटम वर्ड को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, पहली बार एटम वर्ड यूज किया, बस इतना ही फर्क है। मीनिंग इंडिविजुअल इन ग्रीक, और जिसका अच्छा मजे वाली बात पता क्या है, ग्रीक भाषा में अगर इसको तुम डिक्शनरी करोगे ना, डिक्शनरी पे सर्च करोगे, जिसका मतलब ही यही होता है इंडिविजुअल, जिसे आप बांट ना सको। बस एटम का मतलब ही होता है समथिंग व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको आप आगे बांट ना पाओ, उसको इन्होंने यानी कि क्या कहा भाई, ये स्पेलिंग यूज किया, एटमोस कहा, आप इसको एटम बुला सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे चले। अब इनकी थ्योरी के कुछ की पॉइंट्स हैं, क्या आपको की पॉइंट्स है, आओ समझते हैं। पहला की पॉइंट्स क्या है, लिखा है टर्म एटम कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमोस, यानी एटमोस वर्ड से ये एटम वर्ड आया। आज समझ में आ गया कि इस एटम वर्ड का मतलब क्या है, इसका ग्रीक भाषा में मतलब होता है इंडिविजुअल, जिसको आप आगे बांट ना सके। सबसे पहले बात, इस वर्ड, इसके लिए इन्होंने ये वर्ड लिया था। क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन थॉट एंड नॉट एक्सपेरिमेंट, फिर से वही बात है, अभी भी कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं आया, अभी भी क्या है भैया, ऐसे ही ये सब कुछ चल रहा है, थॉट है, विचार है, अभी भी इस पर कोई एक्सपेरिमेंट बाहर निकल के नहीं आए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा आगे क्या है, नो साइंटिफिक प्रूफ टिल द 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी, आज हम जी रहे हैं 21 सेंचुरी, 18th सेंचुरी तक इस पर कोई भी यानी कि क्या नहीं आया भाई, कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं आया कि साइंटिस्ट लैब में बैठ करके कोई एक्सपेरिमेंट कर दे, प्रूव कर दें कि सही बात है कि मैटर का जो सबसे टाइनी पार्टिकल होता है दे आर एटम, दे आर एटम, ऐसा कोई भी प्रूव नहीं कर पाया भाई, ऐसा कोई प्रूव नहीं कर पाया। ठीक है, अब चौथी डिस्कवरी आती है डेवलपमेंट इन द 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी के अराउंड कुछ बातें गजब होंगी, जहां से दुनिया बदलना स्टार्ट होती है एटम पॉइंट ऑफ व्यू से। समझो, यहां पे कुछ एडवांसमेंट देखे गए क्योंकि एक्सपेरिमेंट किए गए। कैसे, यहां लिखा है साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, बिगेन एक्सपेरिमेंटली प्रूविंग द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। यहां पे पहली बार 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए, ये डिफरेंस दिखाने के लिए कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब पहली बार एक्सपेरिमेंट यानी क्या हुए भाई, स्टार्ट हुए, एक्सपेरिमेंट होना क्या है, स्टार्ट हुए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, अब जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए तो यार एक्सपेरिमेंट कोई भी दुनिया में काम होता तो आदमी इंटरेस्ट करता है, आपका किसमें इंटरेस्ट है ये मैटर करता है, हमारा किसमें इंटरेस्ट ये मैटर करता है। तो ये को ध्यान से, इनका क्या था भाई, जो 18th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट डिस्कवर किए तो इनका इंटरेस्ट क्या था भाई, आओ देखते हैं। लिखा है स्पार्ड इंटरेस्ट इन, इनका इंटरेस्ट किसमें जगह, कैसे जगह, हाउ एंड व्हाई डू एलिमेंट कंबाइन। इनके दिमाग में जो 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट लैब में पागल उतना पड़े थे ना, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि यार जो ये एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये तो जाने गए होंगे, ये दोनों चीजें मिलकर जब पानी बनाते हैं तो इसमें दो क्वेश्चन है, हाउ,
ये काम कैसे हुआ, यानी पानी कैसे बन गया, हाउ एंड व्हाई, ऐसा हुआ क्यों, कुछ और क्यों नहीं बना, पानी ही क्यों बना। ये दोनों बातें दिमाग में हिट कर गई। 18th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट लैब में परफॉर्म कर रहे थे, उनके दिमाग में आया कि कैसे एलिमेंट कंबाइन करके कोई चीज बनाते हैं, तो हाउ एंड व्हाई, कैसे होता है काम, क्यों होता है काम, ये दिमाग में क्वेश्चन हिट किया। जब क्वेश्चन हिट करेगा तो उसकी सोल्यूशन की तरफ ये पढ़ेंगे, तो और देखते हैं। लेकिन व्हाट हैपन व्हेन दे कंबाइंड, पहली बात तो ये है कि जब वो कंबाइन करते तो होता क्या है, कंबाइन करने में एक्चुअल में होता क्या, कुछ एनर्जी बाहर जाती है, कुछ एनर्जी अंदर लेते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो हाथ आया, जो सबसे बड़ा हाथ आया, जो सबसे बड़ी, जो आप ये कह सकते हैं जो सबसे बड़ा योगदान जिनका रहा, उनका नाम भैया है एंटोनी यानी कि लेवोसियर। तो हम इसको शॉर्ट कर में एंटोनी नाम बुलाएंगे। एंटोनी जी का बहुत हाथ है। अच्छा, एंटोनी जी को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है, इतना बड़ा योगदान दिया इन्होंने, एक्सपेरिमेंटली सब कुछ किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आज मॉडर्न केमिस्ट्री में इनको फादर का दर्जा दिया गया है। क्या है कहानी, और समझते हैं। इनका पहले कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि उन्होंने किया क्या यार। तो सबसे पहली बात ये है, इसको मैं तुमको थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूं, जिससे कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भैया एंटोनी जी का ये कंट्रीब्यूशन क्या है। क्या लिखा भाई, लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस यानी कि साइंस, प्रपोज्ड टू फंडामेंटल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहली चीज बहुत ध्यान रखना कि एंटोनी जी ने क्या किया था, दो रूल दे दिए। किसके रूल दिए हैं, अब यहां पे दो वर्ड देखो, केमिकल तो समझते हो, केमिकल, कॉम्बिनेशन मतलब कि जुड़ना, यानी कोई चीज केमिकली जुड़ती कैसे है। वही क्वेश्चन था ना कि यार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ते कैसे हैं, तो इन्होंने कहा कि जुड़ेंगे कैसे, केमिकली कॉम्बिनेशन यानी कैसे होगा, इसके बारे में, यानी पानी बनेगा तो ये जुड़ते कैसे, केमिकली कॉम्बिनेशन कैसे होता है, इसी के बारे में इन्होंने रूल ही बता दिया। वही तो दिक्कत है, वही सबसे पहले हाउ और व्हाई जो ऊपर लिखा था वही तो लिखा था कि दो एलिमेंट कैसे जुड़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ, ऐड होना, यानी कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे कंबाइन होते हैं। चलो लो रूल ले लो भाई, इसी रूल से कोई चीज कंबाइन होगी। एंटोनी जी ने रूल दे दिया और साइंटिफिकली दे दिया। और देते इनके रूल क्या है। सबसे पहला जो रूल है इनका भाई, जो एंटोनी ने दिया, जिसका नाम है भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसकी वीडियो की हमने स्टार्टिंग में बात की थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा भाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। इन दो के बारे में इन्होंने अपनी सारी बातें कही, अब क्या है और इनको विस्तार से समझ लेते हैं। रेडी, वेरी गुड। तो मेरे भाई सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये क्या कहता है और विस्तार समझाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, आओ समझो भाई, एक बार सब समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, एक बार समझोगे, ध्यान देखो क्या कहता है। पहले इनकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इनकी कहानी क्या है, ये क्या कहते हैं और समझते हैं। ये क्या कहते हैं, कहते हैं मास कैन नीदर बी क्रिएटेड। मास जानते हो ना, हर किसी चीज का मास होता है दुनिया में। आप हमारा, आपका, इस मार्कर का, इस मोबाइल का, इस स्टैंड का, इस बोर्ड का, हर एक चीज का मास है, वजन है। तो कह रहे हैं कि ये जो मास चीज है ना, ये मास को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो, मतलब बना सकते हो, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो मेरे भाई, इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो इन्होंने कहा कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन क्या है अभी आगे समझाएंगे, आप ये समझ लो। जैसे कि हमने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, तो क्या बना भाई, पानी बना। तो क्या बना भाई, पानी बना। तो ये जो पानी बना मेरे दोस्त, ये केमिकल रिएक्शन से बनता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो ये मैंने ऐसे लिख दिया ना, एरो एरो लगा के, इसको केमिकल रिएक्शन बुलाते हैं। तो कह रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप रत्ती भी मास गायब नहीं कर सकते। रत्ती भी मास यानी आप इतना भी रत्ती भी मास गायब नहीं कर सकते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनाएंगे। तो एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन आपने ले लिया 2 ग्राम और ऑक्सीजन आपने ले लिया 4 ग्राम। तो आप जितना इधर लेंगे पानी को बनाने के लिए, तो जो पानी बनेगा, एग्जांपल दे रहे हैं, तो 4 2 6 यानी ये 6 ग्राम ही आएगा। मास आप वैनिस क्रिएट कर ही नहीं सकते मेरे भाई, गायब कर ही नहीं सकते। तो वही लिखा, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास आप खत्म, अब ऐसा नहीं कि यहां 5 ग्राम यानी कि ये आपको इधर दिखाई पड़े, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं भैया। अच्छा एक चीज समझ लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करना। देखो यहां पे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले रहे हैं, क्या बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए। तो यार साइंस में इनके कुछ पर्टिकुलर नाम है। देखो जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं, पानी बनाते हैं, तो इनका एक यानी कलेक्टिव नाम है यार। इनका कलेक्टिव नाम पता क्या है, इसका कलेक्टिव नाम है भाई रिएक्टेंट। क्या नाम भाई, रिएक्टेंट नाम है। जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया है ना, तो इसको जब लेके पानी बना रहे हैं ना, तो इसको जो लेते हैं इसको बुलाते हैं रिएक्टेंट, और जो चीज लेने के बाद बन जाए उसको मेरे भाई बुलाते हैं प्रोडक्ट।
क्या बुलाते हैं भैया, प्रोडक्ट बुलाते हैं। ये हमारे लिए क्या है, पानी क्या है, प्रोडक्ट। ये दो वर्ड याद रखना क्योंकि अब हम इन दो वर्ड पे खेलेंगे। तो जो चीज लेते हैं, जिनके मिलने से कोई तीसरी चीज बनेगी, तो जो चीज ले रहे हैं ये रिएक्टेंट है, जो चीज बनेगी वो हमारे लिए क्या है मेरे भाई, प्रोडक्ट है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसी चीज का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, लिखा है इन केमिकल रिएक्शन है ना, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। अभी वही रिएक्टेंट पढ़ चुके हो ना, जैसे हमने क्या किया, अब लिख लेते हैं फिर से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो एरो बना के, मतलब क्या हुआ, एरो मतलब कि ये चीज इधर मिल करके इधर जा रही, क्या बनाएगी, ये पानी बनाएगी। तो इसको आपने क्या दिया मेरे भाई, इसको नाम दिया आपने प्रोडक्ट नाम दिया, और इसको आपने क्या नाम दिया मेरे भाई, इसको आप नाम ने दिया है भाई रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इसको नाम दिया। तो ध्यान सुनो क्या बता रहा है, कह रहा है इन केमिकल रिएक्शन, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन लिखी हुई, वेरी गुड। लिखा द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, इसका जो मास मेरे भाई है, इसका जो मास है मेरे भाई, मास जो चीज आप ले रहे हो, इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी इसका जितना मास, अभी एग्जांपल लेके समझाया था, इसका 6 यानी कि मान लो कि ग्राम मास आया, तो पक्की बात है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका भी 6 ग्राम ही आएगा। इसको भी आप कह सकते हैं कि क्या है, जो ऊपर मैंने बात लिखी, थोड़ा इसी का एक्सप्लेनेशन है, दोनों बातें एक ही हैं। जितना इधर लोगे उतना ही उधर आएगा। बात समझ में आती कि नहीं आती। यहां पे लाइन लिखी, मैटर इज ओनली रीअरेंज, मैटर को आप रीअरेंज करते हो। जैसे यहां पे हाइड्रो, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, तुमको अगर समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। मैटर केवल रीअरेंज होते हैं मेरे भाई, मतलब अगर यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने लिया है, तो जब पानी बनाओगे ना, तो इनके अभी अंदर की कहानी भी आगे पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, साइंस समझ में आएगा। ये क्या होते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं। इसके कुछ यानी कि एटम इसके साथ में चले जाएंगे, इसके एटम इसके साथ में चले जाएंगे, रीअरेंज तो हो जाएगा। लेकिन आप ये कहो कि इसमें कुछ खत्म हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं। रीअरेंज हो सकता है, रीअरेंज तो हो जाएगा, इनके एटम रीअरेंज होकर पानी बना देंगे। लेकिन कहो लास्ट हो जाए, कि कुछ एटम लास्ट हो जाए, या फिर यहां से कुछ एटम ऊपर से भगवान की कुदरती से आ जाए, कुछ गेंड हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैटर इज ओनली अरेंज्ड, मैटर अरेंज हो सकते हैं, कभी लास्ट या गेन नहीं हो सकते मेरे भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया लाइन है। चलो आगे चलते हैं। अब मेरे भाई एनसीईआरटी, अब आओ, अब इसके तुमको एक थोड़ा सा एग्जांपल करवा देते हैं। एनसीईआरटी की एग्जांपल है, और एनसीईआरटी एग्जांपल कराते हैं। देखो, जैसे कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हो तो पानी बनता है। ये अपने पास क्या है, केमिकल रिएक्शन है। मानते हो नहीं मानते हो, मानते हैं सर। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन यानी कि H2 प्लस का, ऑक्सीजन यानी कि O2, इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने भाई, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही। अभी इसको बैलेंस कर रहे हैं। ये बैलेंस क्या होती है अभी आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे 2 लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, ऐसे समझ जाओ। मतलब कि जब कभी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के यानी पानी बनाते हैं ना, तो उसको हम सिंबल के तरीके से ऐसे लेते हैं। सिंबल उम्बल क्या होते हैं सब इसी चैप्टर में पढ़ना है, तो यहाँ आगे इसलिए बता रहे हैं। तो हाइड्रोजन को ऐसे लेते हैं, ऑक्सीजन को ऐसे लेते हैं, तो पानी बनता है। देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या 2 ऑक्सीजन, ऐसे लेते हैं। अब देखो, अब आओ इसमें कंजर्वेशन ऑफ यानी कि मास हेरते हैं। क्या कंजर्वेशन ऑफ मास है मेरे भाई, देखो तो ये अपने पास में क्या है भाई, ये अपने पास में रिएक्टेंट है, और ये अपने पास में क्या है भाई मेरे भाई, प्रोडक्ट है। तो आप पहले मास बिफोर रिएक्शन, मास बिफोर रिएक्शन मतलब होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट की बात है भाई। रिएक्शन नहीं शुरू हो गई तो हम किसका मास देखेंगे, जब रिएक्शन नहीं शुरू हुई तो हम किसका मास देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम रिएक्शन नहीं शुरू किए तो रिएक्टेंट रहा होगा केवल, तो इस रिएक्टेंट का मास देखते हैं। और रिएक्शन होने के बाद मास आफ्टर रिएक्शन में क्या देखते हैं, यहां प्रोडक्ट देखते हैं। यहां क्या देखते हैं मेरे भाई, प्रोडक्ट देखते हैं। तो आप देखते हैं क्या दोनों जगह मास बराबर आता है। देखो यहां पे बेटा अभी थोड़ा सी चीज जान जाओ, ये थोड़ी सी चीज जान जाओ, आगे चल के इसी बारे में बताऊंगा एटॉमिक मास वगैरह के बारे में। अभी केवल तुम ये जान जाओ कि जो हाइड्रोजन होता है ना, इसका जो वजन है, अभी ये जानो इसका वजन होता है बेटा 1 mu। mu क्या है यार, वजन नापने का तरीका है। एटम का वजन होता है 1 mu, 1 हाइड्रोजन। और जो ऑक्सीजन मेरे भाई होता है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन को जो वजन होगा ना, एक ऑक्सीजन को जो वजन होगा ना भाई, ठीक है ना, ये कितना हमारे पास होगा, यानी कि 8, 16, यानी कि 16 mu होता है। अब आओ हमें काम करते हैं, सबसे पहले रिएक्टेंट का मास नापते हैं। देखो एक हाइड्रोजन का 1 है, यहां कितने हैं, चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2H2 को सॉल्व करते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक हाइड्रोजन का कितना है, 1, तो यहां पे देखो, यहां पे H2 कितने हैं, 2 हैं, यहां H2 कितने हैं, 2 हैं, तो 2H2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 हो जाएगा, आगे 2 लगा है, यानी कि 2 2 कितना हो जाएंगे, 4, यानी कि
2H2 का जो मास है वो 4 AMU आएगा, 4 MU आएगा। फिर से देखें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 MU, तो 2 हाइड्रोजन का 2 MU। अब आगे 2 लगा है तो 2 दूनी 4, यानी कि 4 MU आएगा। किसका मास आएगा भाई? ये 2H2 का आएगा। इतनी बात मानते हो नहीं मानते हो? मानते हो, बहुत बढ़िया। आगे लगा भाई O2, आओ O2 देखते हैं। एक O का कितना हमारे पास है? 16, तो 16 यहां पे 2 लगा। देखो O2 का मतलब क्या हुआ कि 2 ऑक्सीजन, एक बार 2 बार ऑक्सीजन, तो एक का है 16, अब यहां 2 लगे हैं, यानी कि इसको 2 बार, यानी कि 16 दूना कितना हो जाएगा हमारे पास? 32 हो जाएगा, 32 AMU। तो देखो ध्यान से, 2H2 क्या है यहां लिखा है, ये हमने क्या सॉल्व किया? ये हमने क्या सॉल्व किया भाई? O2 सॉल्व किया। O2 यहां पे लिखा, ये किस साइड का है? रिएक्टेंट साइड का है। तो अब इन दोनों को जोड़ दें, तो यानी कि हम क्या करेंगे? 4 + 32 को जोड़ देंगे, तो 32 और 4 हमारे 32 4 कितना का? 36, यानी 36 AMU का मास आ गया। किसका आ गया भाई? ये मेरे भाई आ गया किसका? रिएक्टेंट का आ गया। अब इतना ही मास प्रोडक्ट का आना चाहिए, तभी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है जितना रिएक्टेंट का मास है उतना प्रोडक्ट का होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा याद कर लो, यानी कि हाइड्रोजन का यानी कि 1 MU होता है और एक ऑक्सीजन का 8 MU होता है। यहां पे लिख लेना, मैंने यहां पे 2 लगा दिया जल्दी में, कोई बात नहीं, यहां पे 1 था ना, यहां पे यानी ये किसका है? O2 का है। ठीक है, एक ऐसे आए, इसे चैप्टर में पढ़ना, आगे बताऊंगा आराम से। ठीक है, अब आओ प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास कितना है? 2H2O। और उसको थोड़ा खोलते हैं, देखो इसको खोले, 2 गुणे H2 लिखते हैं, बगल में O लिखते हैं। चलो और सॉल्व करते हैं। तो 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई, 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये जो 2 है ना, ये यहाँ पे H2O के मल्टीप्लाई में है, तो यानी कि जो H2O की वैल्यू आएगी सब में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। H2, अब एक हाइड्रोजन होता है, एक यहाँ पे 2 है, तो यानी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई। O कितना अपने पास मेरे भाई? ये सब कुछ मल्टीप्लाई में होता है। O, एक O का होता है हमारे पास कितना? एक O हमारे पास होता है, यानी एक O कितना हमारे पास होता है? 16, तो यहां पे 16 आ गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 16 दूना 32, 16 दूना कितना हमारे पास हो जाएगा भाई? 32, और यहां पे हमारे पास 16 दूना 32। अच्छा, एक का हमारे पास कितना हो गया? यहां पे 16 दूना 32, 33 34। एक सेकेंड बेटा, यहां पे क्या किया मैंने? 2H2O, तो यहां पे मैंने क्या किया? H2 ले लिया, यहां पे मैंने क्या ले लिया? O ले लिया। तो यहां पे क्या हुआ कि देखो ध्यान से, तो यहां पे H2, H कितना हमारे पास है? हाइड्रोजन कितना हमारे पास? 1, तो 2 लगा, तो यहां पे 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन हमारे पास होता है 8 दूना, यानी कि 16, तो 16 और 2, हाँ देखो एक मिनट बेटा, एक काम करेंगे, यहां पे क्या होगा? ऐड करेंगे इसको, तो यानी कि यहां पे क्या है कि यहां पे 2, तो यहां एक सेकंड, तो यहां पे हम क्या करेंगे? 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? इसको भाई जोड़ेंगे ना अलग अलग, इसका अलग जोड़ेंगे, इसका अलग जोड़ेंगे, जितना आएगा फिर 2 बार इस चीजें। देखो 2H2O का मतलब होता है कि यहां पे H2 जो है 2 बार है और O भी कितनी? 2 बार है, तो इसको जोड़ के अलग अलग कर लो। तो हमने क्या कर रहे हैं? हमने हाइड्रोजन ले लिया, ये प्लस में रहेगा, ये ध्यान रखना। तो हमने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन एक का होता है 2, तो 2 है तो 2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है? 16 होता है, ये बात समझो। तो 16 2 18 हो जाएगा, ये हो गया 18, और आगे कितना लिखा? 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया हमारे पास? 2, 18 2 कितना हमारे पास हो गया? 36 हो गया। तो देखो 36 AMU आ गया, AMU आ गया, 36 AMU इसका, 36 AMU इसका, जितना प्रोडक्ट उतना हमारे पास क्या है मेरे भाई? रिएक्टेंट आ गया, जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट आ गया। बात समझ आई नहीं? 36 AMU। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या है? जोड़ होगा, ठीक है, जोड़ होगा, वैसे भी होगा, क्योंकि इसको अलग काउंट करना है, इसको अलग काउंट करना है ना भाई। अलग काउंट करने के बाद जोड़ देना, और ये चीज 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बात समझ में आ गई नहीं? आ गई। तो इस अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है भाई? मास क्या है? कंजर्व है, ठीक है। बात समझ में आ गई? टेक अ स्क्रीनशॉट, वेरी वेरी गुड। अगला क्या है मेरे भाई? अगला क्या है? अगला क्या है भाई? अगला क्या है? इंपॉर्टेंट नोट क्या है? वही चीज है यहाँ पे लिखा है। अब ये कह रहे हैं कि जो ये लॉ वगैरह आया है, दिस लॉ वाज वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, पहली बार कोई लॉ एक्सपेरिमेंटली आया भैया, है ना। एंटोनी जी ने, यानी कि 1774 में सबसे पहले क्या किया? एंटोनी जी ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट से किया था ये बात कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होगा तो होगा। वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ये क्या है? मॉडर्न केमिस्ट्री की फाउंडेशन भैया न्यू है, न्यू है। और इस पे हम क्या करते हैं? सवाल रिलीज लगाते हैं, एक सवाल लगाते हैं। क्या लिखा है? 8 ग्राम हाइड्रोजन, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन है जिसका कितना हमारे पास 8 ग्राम है, रिएक्ट विद हमारे पास में 64 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन है जिसकी वैल्यू कितना हमारे पास? 60, यानी कि 60 हमारे पास कितना है भाई? 4 है। 60 कितना है? 4 है। टू फॉर्म वाटर, ये दोनों मिलकर क्या करती है भाई? पानी बनाती है। दोनों मिलकर क्या बनती है? पानी, यानी कि H2O बनाते हैं। व्हाट विल बी द टोटल मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड, कह रहे हैं कि टोटल यानी कि पानी कैसे बनेगा? जस्टिफाई योर आंसर यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर ये दोनों चीजें मिल करके, ये दोनों चीज करके मिलकर हमारे पास पानी बन रही है, तो तुम्हें क्या करना होगा?
इन दोनों के मासेस को जोड़ना होगा, क्योंकि जितना मास इधर है उतना मास उधर आना चाहिए। तो 64 और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 64 और यहाँ पे 6 लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 70, और यहाँ पे 2 बढ़ेंगे 72, तो यानी कि 72 इधर आया तो 72 इधर आएगा। यानी कि देखो इतना हाइड्रोजन लिया है, इतना यानी कि ऑक्सीजन लिया है, तो जितना इधर लोगे मेरे भाई, जितना इधर लोगे उतना ही रिएक्टेंट आना चाहिए। तो इधर हमारे पास अगर कितना आ रहा है 64 और 6 लेंगे तो 70, 2 72, तो 72 यानी कि ग्राम इधर आ रहा, तो 72 ग्राम इधर भी आना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ मास क्या है बराबर होते हैं। बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे नीचे लिख देना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के थ्रू हुआ है, क्योंकि जितना रिएक्टेंट होना चाहिए उतना ही क्या है प्रोडक्ट का होना जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, अब सेकंड लॉ की तरफ आते हैं। इसको समझने में बच्चों की दिक्कत होती है, एक बार में समझ में आएगा, जैसे जैसे कहूं बस वैसे वैसे ध्यान से समझ लेना। ठीक है ना, समझोगे नहीं समझोगे, चलो समझो क्या है कहानी। ये है भाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल क्या है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, चलो आ जाओ। इसको दूसरा नाम है भैया लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इन अ केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर है, द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। क्या मतलब हुआ, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है ना, मतलब कि जैसे मान लो हमें पानी बनाना है, तो पानी बनाने के लिए आप हाइड्रोजन ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, तो ये कह रहे हैं कि जो तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हो पानी बनाने के लिए, ये एक डिफिनाइट प्रोपोर्शन में चलेगा, डिफिनाइट प्रोपोर्शन में चलेगा। प्रपोर्शन, डिफिनाइट प्रोपोर्शन मतलब क्या हुआ, डिफिनाइट मतलब निश्चित, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, मतलब कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात में लोगे तभी ही पानी बन सकता है। ऐसा नहीं कुछ भी ले लो पानी बन जाएगा, कुछ भी ले लो पानी बन जाएगा। अच्छा अभी देख लो, इसको 1:8 में लेना पड़ता है, 1:8 में लोगे तभी पानी बनेगा। मतलब कि हमारे पास में जो हाइड्रोजन है इसका मास 1 ग्राम हो और ऑक्सीजन का यानी कि जो मास है वो 8 ग्राम हो, तब ही चांसेस हैं, चांसेस नहीं तब 100% पानी बन जाए। अगर ये रेशियो टूटा तो पानी नहीं बन पाएगा। मतलब कि वही लिखा है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो तो जो एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द डिफिनाइट प्रोपोर्शन, डिफिनाइट प्रोपोर्शन में वो पानी बनाना तो 1:8 ही चाहिए। पानी बनाना तो भाई 1:8 में, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले तभी पानी मिल पाएगा, डिफिनाइट प्रोपोर्शन मिल पाएगा। हम आपसे बोले कि भाई 3:8 में कोई चीज लिखी, कभी ये पानी बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। 1:8 पे हमेशा पानी बनेगा। देखो दिमाग लगा के बताना, देखो ये बता पाओगे क्या 2:16 में पानी बन पाएगा? अब ये तो कॉमन सेंस की बात है यार। अब ये पानी बना लेगा, क्यों? क्योंकि एक को आपने जो काम करो यानी कि इक्वल करना, तो एक को डबल करोगे 2 आएगा, 8 डबल करोगे 16 आएगा, यानी इस रेशियो में पानी बन सकता है। मैंने कहा 3:24 में पानी बन सकता है। देखो जो काम इधर करो वो काम इधर भी करो, तो यानी कि यहां से 3 हो गया और यहां से 3 से मल्टीप्लाई तो 24 हो गया, तो 3:24 पानी बन सकता है। मतलब कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हो, जितना प्रोपोर्शनल इधर बढ़ाओ उतना प्रोपोर्शनल इधर भी बढ़ाओ। एक बार पहले पता करो कितने प्रोपोर्शनल में कोई चीज बनती है, अगर पता चल गई तो अब क्या करो, उसमें कांस्टेंट बढ़ा सकते हो कांस्टेंट तरीके से। अगर 3 गुना हाइड्रोजन बढ़ा रहे हो तो 3 गुना ऑक्सीजन भी बढ़ाओ। ये इसका जान है, ये यानी कि जान है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। आई थिंक स्टेटमेंट तो समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आया तो कोई टेंशन ना लो, आओ समझाते हैं इसको। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, थोड़ा सा अगर ना समझ में आया हो। देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, लिखा है प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट। प्योर कंपाउंड यानी कि कंटेन सेम एलिमेंट इन द सेम रेशियो बाय मास, वही लिखा है रिगार्डलेस सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कुछ भी डिपेंड नहीं करता भाई, डिपेंड करता है कि सेम रेशियो होगा मास के द्वारा, मास के द्वारा, ठीक है ना, हमेशा सेम रेशियो आएगा, ठीक है ना, हमेशा सेम रेशियो आएगा। चलो आप थोड़ा सा एग्जांपल दिखाते तुमको। जैसे यहां पे देखो, जैसे वही एग्जांपल यहां पे नीचे लिखा हुआ है। जैसे मेरे भाई अगर कभी पानी लोगे ना तो मास आप जो यानी कि पानी होगा, यानी पानी कैसे बनेगा, H/O से बनेगा। तो यहां पे जो H रेशियो यानी कि O होता है वो 2:16 होता है। अब इस रेशियो में पानी हमेशा बनेगा, इस रेशियो में हमेशा क्या है, पानी बनेगा, ठीक है ना। अब इसको 2 से काट सकते हो तो यानी कितना हो जाएगा, 1 कितना आएगा हमारे पास, 8 आएगा। तो पानी इसी रेशियो में बन सकता है, यानी एक हाइड्रोजन, पहला वाला हाइड्रोजन है, दूसरा वाला ऑक्सीजन है, एक रेशियो 8 में पानी हमेशा फॉर्म होगा। अब हाँ, अब मान लो इधर जितना नंबर बढ़ा रहे हो उतना नंबर बढ़ा लो, तो भाई एक मॉलिक्यूल का रेशियो ये है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब कि अब क्या हुआ, यहां पे जो ये रेशियो लिखा है 2 मॉलिक्यूल, पानी के 2 मॉलिक्यूल का है, लेकिन कांस्टेंट तरीके से बढ़ रहा है। मान लो आप यहां पे इसको ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर लो, 8 से मल्टीप्लाई किया होगा तो यहां से करोगे तो 64, यानी कि अब यहां पे 8 मॉलिक्यूल पानी क्या गया, लेकिन कांस्टेंट तरीके से आप क्या कर रहे हैं, मास में इंक्रीमेंट कर रहे हैं।
कांस्टेंट तरीके से दोनों में मास का इंक्रीमेंट हो रहा है, जितना इधर हो रहा है उतना उधर हो रहा है, दोनों सब्सटेंस में कांस्टेंट तरीके से मास को बढ़ा करके आप कोई चीज फॉर्म करते हैं। आई थिंक अब इससे ज्यादा मुझे बोलने की सोचता नहीं, समझ में आ गया होगा। इसी यहां पे लिखा है 1 पार्ट हाइड्रोजन लेते हैं तो यहां पे 8 पार्ट यानी ऑक्सीजन लेते हैं बाई मास। मास एक्चुअल में है ये सारा किसका है, मास हम ले रहे हैं और कुछ नहीं, नंबर ना समझना, ये मास है, मास के नंबर है ग्राम में, ठीक है। चलो अब भैया क्या है, कांस्टेंट रेशियो इज मेंटेन्ड। अब बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आप थोड़ी पॉइंट लेके, जैसे एमसीक्यू तुम्हारे सवाल आ जाए, जैसे कांस्टेंट रेशियो इज मेंटेन। हमेशा कोई भी सब्सटेंस बनाओगे तो उसमें कांस्टेंट रेशियो दिखाई देगा भाई, कांस्टेंट रेशियो दिखेगा, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, दिस लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द जोसेफ प्राउस्ट ने इसको क्या किया था, प्राउस्ट जी ने, यानी कि 1799 में इसको क्या किया था भाई, यानी कि इंट्रोड्यूस किया था। इट होल्ड ट्रू फॉर प्योर कंपाउंड ओनली। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसको थोड़ा सा अगली क्लासों में आप ये पढ़ोगे, ये केवल प्योर कंपाउंड के साथ में होता है, ठीक है ना। चलो आगे हम पढ़ेंगे, अभी तुम ध्यान रखो कि सबके साथ ऐसा होता है, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। और इस पर सवाल लगाते फट से, इस पर क्या करते, सवाल लगाते, लगाया जाए सवाल। क्या लिखा है, ए सैंपल ऑफ वाटर कंटेन 2 ग्राम हाइड्रोजन। कह रहा कि सैंपल ऑफ वाटर है जिसमें क्या है कि 2 ग्राम, यानी क्या है 2 ग्राम हाइड्रोजन है मेरे भाई, अच्छा ना, हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम यानी कि ऑक्सीजन, और 16 ग्राम यहाँ पे क्या है भाई, ऑक्सीजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो इनका रेशियो कितना होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाई मास, तो 2 रेशियो 16 का रेशियो है, खत्म हो गया सवाल, हो गया सवाल। ऐसे तरीके सवाल आते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया। तो 2 रेशियो 16 में भैया होगा, तभी वाली आपका पानी बन पाएगा। ले लीजिए सेंसर, ले लिया। अब ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया, ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, थोड़ा बुद्धि खुलेगी, ये सवाल देखो, थोड़ा बुद्धि खुलेगी। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है 2 सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है CO2 के 2 सैंपल आर एनालाइज्ड, 2 सैंपल लिए गए हैं। सैंपल ए कहता है कंटेन 12 ग्राम कार्बन, यानी कार्बन जो है 12 ग्राम है ना, और 32 ग्राम ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन है वो कितना हमारे पास, यानी कि 32 ग्राम है। वेरी गुड। सैंपल बी कंटेन, सैंपल बी है, ये सैंपल ए की बात चल रही है, सैंपल बी में कुछ कहानी है। सैंपल बी में क्या है, 6 ग्राम कार्बन, कार्बन कितना हमारे पास 6 ग्राम है। हाउ मच ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट, तो कह रहा कि भाई ऑक्सीजन कितनी हो, यहां पे ऑक्सीजन कितनी हो, ये क्वेश्चन मार्क है। और इसमें क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिखना भी चाहिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखना भी चाहिए। तो कॉमन सेंस की बात यार, देखो यहां पे कार्बन जब 12 है तो आपका ऑक्सीजन कितना है, 12 यानी कि 32 ग्राम है। अब देखो 12 से कार्बन आ गया 6 पे, मतलब कि आधा हुआ है। तो यार जब ये आधा हुआ है तो भाई कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होगा, जितना चीज रेशियो में इतना कम हुआ है उतना चीज उधर भी कम कर दो। तो ये आधा होके 6 आया, इसको भी आधा कर दो, 32 का आधा 16, यानी कि 16 ग्राम आएगा, तभी इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल काम कर पाएगा। तो इस सवालों में यह ध्यान रखना कि जो एक स्टैंडर्ड यानी कि रेशियो वाला कहानी है, उसमें कोई एक हिस्सा कितने गुना कम या ज्यादा हो रहा है। जैसे यहां 12 से 6 पहुंचा तो हाफ गुना कम हो गया, यानी हाफ हो गया, तो इसको भी हाफ कर लो। अब जैसे यहां पूछ लेता, मान लो कि कार्बन का जो हमारे पास है वो हो गया 24, कार्बन हो गया 24, तो पूछे भाई ऑक्सीजन कितना होगा, तो 12 से 24 हुआ तो डबल होके हुआ होगा, तो 32 का डबल कर लो तो ऑक्सीजन पता चल जाएगा, ऑक्सीजन का कितना ग्राम है, तो यानी कि हो जाए हमारे पास हो जाए 32 का 64 हो जाएगा। इस तरीके से सवाल बेटा आ सकते, ध्यान देना, इस तरीके सवाल आ सकते हैं, ध्यान देना। क्लियर बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया भाई, इसमें मैंने जो आपसे वादा किया था उतना वादा के हिसाब से मैं इतना करा चुका हूं। मैंने इसमें आपको बताया कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के रूल क्या है, लॉ ऑफ यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इस दोनों को बता दिया, एकदम अच्छे क्लियर हो गया होगा। 2-4 सवाल भी ले लिया, इसको पढ़ना। अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा डाल्टन थ्योरी के बारे में बताऊंगा, डाल्टन एक्सपेरिमेंट के बारे में, डाल्टन की कुछ बातें बताई उसके बारे में बताऊंगा, डाल्टन के कुछ पोस्टुलेट के बारे में बताऊंगा, एटम के साइज के बारे में बात करेंगे। जितना भी पार्ट बचा हुआ उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।